मुझे आपसे ये जानना है कि सारी लीडरशिप अब कोयटा बैठी है, इस्लामाबाद में भी हालांकि ब्रीफिंग्स तो इस मामले पर मिलती ही हैं, सब आगाह करते हैं, अपडेटेड रहते हैं हर वक्त बलूचिस्तान के जिस तरह का मामला रहा। अब की बार ऐसा क्या किया जा सकता है या करेगी ये हुकूमत जिसे हम एक भरपूर रिस्पांस, भरपूर रद्द अमल करार देंगे? रियासत क्या करेगी? आपने जो $100 मिलियन सवाल है वो पहले ही पूछ लिया। असल में ये बार बार हमारी क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है ना कि हम भरपूर रिस्पांस देंगे। इस तरह के बयान तो पहले भी आते रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब की बार मुख्तलिफ होगा कुछ? अगर तो वही पॉलिसी रही जो कि 70 साल से एक पॉलिसी चल रही है हमारे हुक्मरानों की, तो फिर तो ये जो मर्ज़ी कर लें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसी पॉलिसी के तहत ही आज यहाँ हम खड़े हैं। वो क्या पॉलिसी थी, क्या उसमें खामियां थी, क्या वो पॉलिसी अब तब्दील होने जा रही है या पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, रास्ते नए ढूंढे जाएंगे उसी पॉलिसी के तहत? अच्छा। ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो फिर अब थोड़ा सा तारीख़ का दौरा भी करना पड़ेगा समझने के लिए, बिकॉज़ हमारी जो नई जनरेशन्स हैं इनको नहीं पता कि तारीख़ क्या है और तारीख़ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और ये मामला जो है आज कहाँ आके किस किनारे खड़ा हुआ। तो इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। मुख्तसर बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त खान ऑफ कलात वॉज बलूचिस्तान की स्टेट थी उस वक़्त। खान ऑफ कलात ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी थी और उस वक़्त पाकिस्तान के हुक्मरान तबका किसी किस्म की फेडरलिज्म का नहीं सोच रहा था, किसी किस्म की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का नहीं सोच रहा था, वो 1 यूनिट का सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक नई आईन नहीं बनाई थी जिसके अंदर फेडरलिज्म को किया जाता, जिसमें हर प्रोविंस का अपना हक बनता। तो इसलिए उस वक़्त थोड़ी बहुत खान ऑफ कलात ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि भाई हमें तो वादा किया गया था कि हम ऑटोनमस होंगे, मगर वो एक सरदार था, ट्राइबल लीडर था। उस वक्त बलूचिस्तान में कोई अर्बन मिडिल क्लास नहीं थी, कोई अर्बनाइजेशन नहीं थी, सिर्फ कबाइल कबीले थे और कबाइल के सरदार थे, और वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था। पाकिस्तान की हुकूमत का उस वक़्त रिस्पॉन्स ये था कि तेरी ऐसी तैसी, तू होना कौन है, और कुछ उस वक़्त के सेवर जेट्स या कुछ थोड़ी सी बमबारी कर दी उन्होंने जाके वहाँ, और उनको कहा कि सीधे हो जाओ, फटे चुक जाएंगे थोड़े। अच्छा। बकवास बंद करो। खैर वो कोलैप्स कर गया और छोटी मोटी रेजिस्टेंस थी, वो ख़त्म हो गई। मामला 1 यूनिट ही चलता रहा वहाँ, किसी इफ़ेक्टिव फेडरलिज्म नहीं थी, इन प्रिंसिपल नहीं थी। फिर ये हुआ कि जब मार्शल लॉ लगा 1958 में, तो उन्होंने अयूब खान ने तो फॉर्मली 1 यूनिट बना दिया ना जी। तो उस वक़्त फिर रेजिस्टेंस शुरू हुई। 60 की दिहाई में फिर एक दफ़ा मरी एरिया में सरदारों की वजह से, वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने फिर रेजिस्ट किया, बिकॉज़ वो चाहते थे कि हमें हिस्सा मिले रियासत के अंदर और हमें अपने हकूक़ मिले, मगर हमारी हुकूमतों का, हमारी हुक्मरान तबके का कोई मूड नहीं था, और उन्होंने तो और भी तंग कर दी जगह। तो 60 की दिहाई में भी उन्होंने फ़ौज भेज के, तो वो छोटी सी ट्राइबल अपराइजिंग थी, उसको कुचल दिया। कुछ एक एग्रीमेंट भी की कि अच्छा आप पहाड़ों से नीचे उतर आए, और क्योंकि वो सिर्फ पहाड़ों की था, मरी इलाका था, थोड़ा सा इलाका था, वहाँ कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़ गए थे, ठाठा 303 की बंदूकों के साथ उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो उनको फिर बुलाया नीचे, वो आ गए, डील हुई, मगर रियासत पाकिस्तान की ने बिट्रे कर दी डील को, उनको एक्सिक्यूट कर दिया। वो भी एक हिस्टोरिकल मेमोरी में एक दाग है बलोच की, जो जिसे आप कहते हैं कॉन्शियसनेस में। मगर उस वक़्त भी कोई लंबी मिडिल क्लास नहीं थी, कोई अर्बनाइजेशन नहीं थी, कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं। अयूब के ज़माने में डेवलपमेंट हुई, मिडिल क्लास बननी शुरू हुई। फिर अयूब फारग हुआ तो बांग्लादेश हो गया, वहाँ भी आपको पता है यही मसला था फेडरलिज्म का। वो कहते थे कि ये 2 यूनिट्स जो हैं, अगर 2 यूनिट ही करने हैं तो फिर हम जीत गए 1 यूनिट में, हमें पाकिस्तान का हुक्मरान बनाए। वो हमने यहाँ से बैठ के कहा नहीं हो सकता। तो फिर देखा आपने क्या हुआ, और एक सियासी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने मिलिट्री ऑपरेशन किए, और उसमें फिर इंडिया की मदाखलत हुई। इंडिया की मदाखलत, ठीक, तो बांग्लादेश बन गया। इंडिया की मदाखलत ना होती
तो आपकी 50,000 की वहाँ फौज थी, वहाँ मुक्ति बहिनी छोटे छोटे लोग थे, ये था वो था, आपने उनको क्रश कर देना था। मगर वो एक बहुत बड़ा प्रिजन कैंप बन जाना था फिर। मगर क्योंकि इंडिया की हो गई इंटरवेंशन, तो वो आपसे हाथ से निकल गया, वो आज़ाद हो गए और आप लोग प्रिजनर्स बन गए 90,000। फिर बड़ी मुश्किल से भुट्टो साहब ने उन सबको वापस लेके आए और एक डील की इंदिरा गांधी के साथ। 70 की दिहाई में क्या हुआ कि भुट्टो साहब ने आपको आइन दे दी, जिसके अंदर फेडरल कैरेक्टर आइन का था और हर प्रोविंस के हकूक थे। बलोच जो थे उनमें से सिर्फ एक बलोच था लीडर जो कि उसके खिलाफ था, बाकी सब ने कहा ठीक है मान जाते हैं। और पठान लोग जो थे वो भी मान गए। पहले वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, मगर उन्होंने कहा ये आइन बड़ी अच्छी आइन है जी। हमें हकूक मिलेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी दे दी। हाँ। तो वो वली खान ने मना लिया बलोचों को, अताउल्लाह मेंगल को मना लिया। अच्छा। और गौस बख्श बिजेंजो जो के बलोचिस्तान नैप के लीडर्स थे उनको मना लिया। एक सरदार एचएसएन कॉलेज का पढ़ा हुआ, पंजाब का पढ़ा हुआ, उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, हमें ये कम हकूक है, हमें ज़्यादा हकूक मिलने चाहिए। उनका नाम था खैर बख्श मरी, वो मरी कबीले के सरदार थे। और याद रहे कि 60 की दिहाई में भी मरी कबीला के लोग खड़े हुए थे जी। उस वक्त खैर बख्श जो था वो स्कूल में ही था, मगर कबीले जो थी वो मरी कबाइल खड़े हुए थे। तो वो एक छोटी सी जगह थी मरी इलाका जहाँ रेजिस्टेंस थी। अच्छा। और वो भी सरदार की वजह से। मगर फिर इन्होंने मना लिया खैर बख्श मरी को और कहा कि नहीं जी साइन करें। अच्छा। तो सब ने साइन कर दिए जाके, फिर आइन के ऊपर भुट्टो साहब ने सबको कहा साइन करें। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत 99.9% कंसेंसस के साथ बनी। अच्छा। जिसके अंदर फेडरल कैरेक्टर जो था वो पक्का कर दिया गया। उसमें ये था कि 2 लिस्टें बना दी, एक फेडरल एक प्रोविंशियल, और ये कहा गया कि सारे के सारे 90% सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल ही होंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 3-4 मोटी मोटी चीज़ें अपने पास रखेगी, फॉरेन पॉलिसी रखेगी, डिफेंस रखेगी, करेंसी रखेगी और इकोनॉमी जो है मोटी मोटी, बाकी सब चीज़ें जो है वो प्रोविंसेस को चली जाएंगी। हाँ। आइन में लिखा था कि 10 साल के अंदर अंदर ये होगा, नहीं हुआ। वो उन्होंने साइन कर दिया कि चलो जी 10 साल ऐसी काट लवाएंगे। अच्छा। वो आज तक नहीं हुए। आज भी बातें हो रही हैं कि जी फेडरल लिस्ट जो है उसको और डिवॉल्व किया जाए। 18th अमेंडमेंट जब जरदारी साहब लेके आए तो उससे बहुत से सब्जेक्ट्स जो कि 40 साल पहले होने थे वो फाइनली जाके उनमें से कुछ ट्रांसफ़र हुए, मगर उसके दौरान बहुत सी ग्रीवेंसेस बननी शुरू हो गई। 70 की दिहाई में भुट्टो साहब नाराज़ हो गए खैर बख्श मरी के साथ क्योंकि वो साइन नहीं कर रहे थे जी। और वो आंखें दिखा रहे थे। और तो उन्होंने वहाँ जो गवर्नमेंट थी नैप की गवर्नमेंट जो थी वो उसने पर अपने हिलाने शुरू कर दिए कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आपने तो वादा किया था, आइन में लिखा है, आप दे नहीं रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। उधर वली खान की हुकूमत थी केपी में जी। तो उन्होंने भी कहा कि जी ये भी देना था, आपने नहीं दिया। भुट्टो साहब ने कहा तोड़ी ऐसी नहीं तैसी, उन्होंने पर क्लिप कर दी, तो मैं सॉर्ट आउट कराने रहा हूँ। हाँ। उन्होंने क्या किया कि वली खान, खैर बख्श मरी, अताउल्लाह मेंगल, गौस बख्श बिजेंजो और 2 चीफ मिनिस्टर्स, 2 गवर्नर्स केपी के और बलूचिस्तान के, सबको उठा के इल्ज़ाम लगाया। पहले तो नैप को बैन किया सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए और साथ ही इनको जेलों में डाल दिया और कहा कि आप साजिश कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान को अलग करना चाह रहे हैं, आप एक कंस्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने की। अच्छा। एक हैदराबाद के अंदर एक सबको डाल दिया। हाँ। जैसे ये हुआ तो मरी एरिया में जहाँ हमेशा कुछ गड़बड़ होती थी वहाँ कुछ 150-200 कबाइलियों ने अपनी 303 लेके फिर खड़े हो गए वो। अच्छा। कोई बुकटी नहीं ज्वाइन किया, कोई मिडिल क्लास ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ मरी कबीला खड़ा हो गया, कैरी कर रहा था। उनका सरदार भी जेल में था, उनके बड़े बड़े छोटे सरदार भी जेलों में थे, बिकॉज वो हमदर्दी तो थी। उन पे इल्ज़ाम लगा और ये हो गया। तो आप समझे ये 3rd राउंड हुआ, पहला कलात का राउंड हुआ, फिर 60s का राउंड हुआ और ये अब जाके फिर से 3rd राउंड हुआ 70s के अंदर। और ये 4 साल ये छोटी मोटी इंसर्जेंसी चली। ठीक। और उसको फिर इन्होंने 50-1 हज़ार फौज भेजी वहाँ और ईरान से हेलीकॉप्टर्स मंगवाए। अच्छा। शाह ईरान ने हेलीकॉप्टर्स दिए और वो 150 लोगों ने आगे लगाया हुआ था और उनके बंदे मर नहीं रहे थे और ये एम्बिशस कर रहे थे। वो एक एक पहाड़, एक एक पत्थर को जानते थे। बहुत मुश्किल टेरेन है वहाँ। और पाकिस्तान की अफवाज जो थी इट वाज यूज्ड फॉर कन्वेंशनल वॉरफेयर, नॉट गेरिल्ला वॉरफेयर। तो कैजुअल्टीज़ होनी शुरू हो गई। इन्होंने फिर सोचा और क्या तरीका है, हम वो तो आते हैं आउट ऑफ कहीं से आ जाते हैं, मार के 2 बंदे चले जाते हैं। तो इन्होंने फिर ईरान से रिक्वेस्ट की कि हमें हेलीकॉप्टर्स चाहिए।
फिर इन्होंने एक हेलीकॉप्टर कैंपेन चलाई, अच्छा। जिसके ज़रिए उन्होंने वो जो इंसर्जेंसी थी उसके ऊपर प्रेशर डाला और लोगों को डिसअपेयर किए, लोग मारे गए वहाँ लोग, और जो लोग बच गए वो उठ के भाग गए अफगानिस्तान, और वो इंसर्जेंसी को उन्होंने कचल कर दिया। अच्छा। 150 बंदा था।